पॉइंट्स थे जो आज के हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। वो पॉइंट्स है कि हमने अभी ओल्ड स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कैसा यूज़ करते हैं, क्या देखते हैं। उसका इन डेप्थ आपको फिर से वो ओल्ड वीडियोज़ में ही रिव्यू करना होगा, क्योंकि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, रियल एग्जांपल के साथ बताया गया है। अब जो दूसरा कंपोनेंट है, वो है इंपॉर्टेंट चीज़, जो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट का आइडिया या इसमें आप इन्वेस्टेड होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल नीड, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट्स। अब ईटीएफ बेसिकली क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। जैसा इंडेक्स एक होता है। व्हाट इज एक्जैक्टली इंडेक्स? जो नए बंदे हैं उनको बता देता हूँ। इंडेक्स का मतलब होता है, मान लो एक टीम, इंडियन क्रिकेट टीम है, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है। वैसा ग्रुप ऑफ प्लेयर्स बन के एक टीम बनती है, वैसा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, या जो कॉमन पब्लिक है जिनको पता है, स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। स्क्रिप्ट हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं, क्योंकि हमारा डेली के बात करने के लैंग्वेज में वो स्क्रिप्ट है। तो नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स जो होते हैं सिलेक्टेड, उससे बनता है एक इंडेक्स। सिमिलरली नंबर ऑफ स्क्रिप्ट से ही बनता है एक ईटीएफ, जो एक कंसेप्ट पे बनता है। मान लो कोई शरिया कंप्लायंट बनता है, किसी कोई गोल्ड पे बनाता है, कोई सिल्वर पे बनाता है, कोई पूरा कमोडिटी पे बनाता है, कोई पूरा इस पे बना देता है कि सेक्टर वाइज, कंपोनेंट वाइज, किसी भी अकॉर्डिंग टू देयर आइडिया, देयर नीड, उस पर ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनता है। अब इसमें जो क्रिटिकल थे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी हमारे घर में हमारे इन्वेस्टर एडवाइजर हमसे डिस्कस नहीं करते, तो वो होता है ईटीएफ। क्योंकि लोगों को लगता है ये थोड़ा बोरिंग होता है, लोग इसमें ध्यान नहीं देते ऐसा, और बेचने में थोड़ा उनको मुश्किल जाता है, इसके लिए इसको वो बताना भी नहीं पसंद करते, और जब उनका स्टडी का टाइम रहता है तब भी वो इसको इग्नोर करके आगे आगे बढ़ते हैं। बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आगे आपको आने वाले स्लाइड में दिख जाएगा। तो ये हमारा ऑलरेडी हमने ओल्ड स्ट्रेटजी को रिफ्रेश कर लिया। तो मैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे जाता हूँ, और इसको जो आपको है, जितने भी न्यू बंदे हैं उनको आपको इसको बैक टेस्ट करना है कि कैसे काम करता है, कब काम करता है, कब काम नहीं करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि हायर हाई हम कैच करते हैं, और 199 के हम लोग अलर्ट हो जाते हैं कि अब ये क्या होने वाला है, हमको पता चल जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो निटिग्रिटी है, ये आपको खुद को चार्ट पे थोड़ा स्टडी करना है, तब जाके आपको आइडिया आएगा और उसमें ग्रिप आएगी। कोई भी स्ट्रैटेजी मोर देन 70% एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि मार्केट बहुत ग्लोबल कंपोनेंट से इम्पैक्ट होता है। जैसे मान लो कोई न्यूज़ आ गई, तो अगर आप अप ट्रेंड में भी हो, बट वो न्यूज़ ही आपके कंट्री के लिए नेगेटिव है, तो वो न्यूज़ आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। साइमल्टेनियसली आपको इम्पैक्ट नेगेटिवली करेगी, तो इसीलिए आपने दूसरे कंट्रीज का भी देखना होगा कि कौन से कंट्री को वो बेनिफिट भी दे रही है। हम कभी भी एक कंसेप्ट बताया जाता है कि आँख को साइड में लगा हुआ एक घोड़े को एक चीज़ लगाते हैं जिससे वो सिर्फ सामने देखता है। हम लोग इन्वेस्टमेंट में ऐसी चीज़ें कर नहीं सकते। हमको ग्लोबल व्यू, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, किसको बेनिफिट हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है, ये सारे कंपोनेंट्स हमको देखने ही होते हैं, और वो देखना ही इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट होता है। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ होती नहीं है। सिर्फ आपका अलर्टनेस ये इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ पे आपको ज़्यादा गौर करना होता है। तो ये आपको बैक टेस्ट करना होता है खुद को। और मैं रेकमेंड करता हूँ कि कभी भी मोबाइल पे मत जाओ। मोबाइल पे आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको बहुत छोटा व्यू दिखेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया, इसी चीज़ को अगर मैं मोबाइल पे कर दूँ, तो ये आपको सिर्फ ऐसा कुछ दिखेगा, इतना ही कंपोनेंट दिखेगा, जबकि एक्चुअल पिक्चर कहाँ है? ये आपका एक्चुअल पिक्चर है, और आपको दिखता सिर्फ इतना ही कंपोनेंट मोबाइल पे, या ज़्यादा से ज़्यादा इतना दिखेगा। इसीलिए जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, जब भी एनालिसिस करते हो, तो हमेशा बड़े स्क्रीन का यूज़ करो। छोटे स्क्रीन जो है वो आपको सिर्फ स्टॉप लॉसेस के लिए या इनिशियल रिव्यू के लिए होते हैं। कभी भी उस पे एनालिसिस करते हैं, वो या तो न्यूबीज़ होते हैं, या तो वो लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके होते हैं। एग्जिट या पोजीशन साइजिंग के लिए उस स्क्रीन पे देखते हैं। कभी भी इस पे मोबाइल स्क्रीन पे एनालिसिस नहीं किया जाता, क्योंकि वो छोटा स्क्रीन है। अगर आपने देखा रहेगा, तो एक्चुअल जो ट्रेडर इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास 2-2 3-3 स्क्रीन लगे हुए होते हैं। तो वेरिएशंस है। ये एक मान लो आप ईटीएफ को ले लो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो स्टॉक्स, जो स्क्रिप्ट्स ट्रेड होते हैं, उसका ग्रुप होता है। वो ग्रुप किसी भी एंगल से हो सकता है, वो सेक्टर के थ्रू हो सकता है, वो इंडेक्स वाइज हो सकता है, जैसे कमोडिटीज में। जैसे आप देखोगे तो सिर्फ एक स्पेसिफिक टू द गोल्ड भी है, स्पेसिफिक टू सिल्वर भी है, या स्पेसिफिक टू प्रेशियस मेटल भी है। मतलब जितने भी सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कॉपर, कॉपर में आते हैं प्रेशियस में, तो वो वाले सब एक में आते हैं। तो वो कमोडिटी वाला भी एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। इस ईटीएफ के बारे में आपको इतना इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए एज एन इन्वेस्टर, इसीलिए इसको ऐड किया गया है। और यहाँ पे जो होता है, ये ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टर अप्रोच होता है, जो बताया जाता है कि इसमें लोग ट्रेड भी करते हैं, पर आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि हमारा अमाउंट उतना बेनिफिशियल नहीं होता। ये जो है दिन में 1% का मूव मैक्स टू मैक्स देता है, पर ओवरऑल पीरियड ऑफ द टाइम ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स देता है। और ये कैसे देता है, इसका लाइव एग्जांपल अभी आते हुए इसमें आपको दिखेंगे। अभी जो है, आप में से किसी ने भी, सब पढ़े लिखे हैं, किसी ने ये ईटीएफ का नाम सुना है? निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 शरिया ईटीएफ, किसी ने इसका नाम सुना है? जितने भी ग्रुप में है, करेक्ट, किसी नो ने नहीं सर। सुना? किसी किसी ने सुना है? अच्छा, उमर भाई ने सुना। परफेक्ट, माशाल्लाह। ये बेहतरीन चीज़ है कि एक बंदे को तो आइडिया है।
हम में से हर किसी को ईटीएफ के बारे में, शरिया ईटीएफ के बारे में तो पता होना चाहिए। आप करो ना करो दूसरी बात है, इल्म तो इस चीज़ का रहना ही चाहिए। अगर हमको शरिया ईटीएफ के बारे में नहीं मालूम तो फिर किसको मालूम? ये ट्रेड कौन कर रहा है? और इसका रिटर्न्स आप देखोगे तो माइंड ब्लोइंग रिटर्न्स है। ये 500 रुपीज़ पे चल रहा है ईटीएफ। आप अगर देखोगे दूसरे आईटी का चल रहा है 39 पे, निफ्टी का कुछ 200 पे, ऐसे कुछ चल रहा है, और ये 500 पे चल रहा है। तो इसको जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, वो लोग इसको खरीदते हैं। अब वो लोग शरिया क्यों खरीदते हैं? जैसे कि मैं हमेशा बताया जाता हूँ, जो भी शरिया कंप्लायंट स्टॉक है, इसका मतलब है कि उसका फंडामेंटल और उसका कंपनी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वो शरिया कंप्लायंट होते हैं। इसीलिए हम लोग शरिया कंप्लायंट स्टॉक को जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको करने की ज़रूरत ही नहीं। मान लो आपके बच्चे एक बेहतरीन कॉलेज में जाते हैं जिसका कट ऑफ ही 95% है। अब उस बच्चों को आप रिव्यू कराओगे क्या? आप उन बच्चों की अलग से एग्जाम लेके ये चेक करोगे क्या भाई तू बता, तो सच में 95% है क्या, तो अकलमंद है क्या? और आप कोई दूसरी स्कूल में जाओगे जहाँ पे 50% का कट ऑफ है, वहाँ के बच्चों को उसी लेवल का। वैसे ही शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स का बेनिफिट होता है कि इसमें फंडामेंटल एनालिसिस करने का जरूरत ही नहीं होता। वो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए कंप्लायंट होते हैं। ठीक है। अब इसका ये ऐसे ही इसके अंदर जो आते हैं सेक्टर्स, ये सेक्टर्स की क्या बोलते हैं वेटेज वाइज लिस्ट है। इसमें मैक्सिमम जो वेटेज आता है वो कंप्यूटर्स का आता है, फार्मास्यूटिकल का आता है, और ये सो ऑन अदर कंपोनेंट्स का आता है। और इसमें आप देखोगे तो सरप्राइजिंगली ऑयल और बाकी के उसके अलाइड सर्विसेज का परसेंटेज काफ़ी लेवल से कम है। जो जबकि लोग जो सोचते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा रहेगा, कि ऐसा नहीं है। जो सबसे सेफ है वो कंप्यूटर और आईटी सेक्टर है और फार्मा सेक्टर है। इसको इन्होंने सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है, डबल डिजिट है। और डिफरेंस देखोगे तो 13 to 47 तकरीबन 3-4 गुना डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। इतना इन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, और सरप्राइजिंगली ऑटोमोबाइल्स को सबसे कम दिया है। ठीक है, तो ये इसका बाइफर्केशन है। ये सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी होगी, बट ये मेजर है, जो क्रिटिकल, जो लोगों को इन्फॉर्म रहने का ज़रूरत है। अब अगला जो कंपोनेंट है इसके ये रिटर्न है। अब बोलो 5 साल में 46% का स्टेबल रिटर्न दिया है। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में देखोगे, ये तो 1 जनवरी का डेटा होगा, क्योंकि मेरा वेबिनार जो है ये 2 जनवरी का प्लान था, जो कि नहीं हो पाया, मेरा ऑफिस के काम और दूसरी जरूर तबीयत की वजह से। बट ये तब का डेटा है, तो ये इसका ये रिटर्न है, इतना स्टेबल रिटर्न इसने दिया हुआ है। और ये हम में से काफ़ी कम लोगों को, या ऑलमोस्ट मैं बोलता 99.9 लोगों को मालूम ही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को स्पेशली इस वेबिनार में लाया, और इसीलिए ये मैं आज इसको इसमें इंक्लूड किया हुआ है कि इस शरिया का भी इसको आपने आपके वॉच लिस्ट में लगाना है। लो मत लो, ये और बात है, कब लेना है कैसे लेना है वो मैं बताऊंगा। पर पहले इस चीज़ से अवेयर हो जाओ, और इस चीज़ को बाकियों को अवेयर कराओ कि ऐसी भी चीज़ दुनिया में है जो हमारे लिए बनी है। हम इंडिया में है और वहाँ पे शरिया बीज नाम से काफ़ी टाइम से ये चलता है। ये आजकल में आया हुआ ईटीएफ नहीं है। अब इस पे जो क्वेश्चन एंड आंसर है ईटीएफ पे स्पेशली, वो मैं सबसे लास्ट में लूंगा। अभी हम लोग अगले हमारे इस पे मूव हो जाते हैं, जो है इंडिया विक्स। अब इंडिया विक्स कौन, इसके इससे पहले किसको किसको पता था? ग्रुप में डालने से पहले, ग्रुप में मैं तकरीबन कुछ 4th या 3rd को डाला होगा, या दिसंबर एंड में डाला होगा। किसको इंडिया विक्स के बारे में आइडिया है? माशाल्लाह। उमर भाई, आपसे एक बार बात करेंगे हम लोग ना, इंशाल्लाह। मतलब हाँ, आपको जो जो भी आइडिया है ना, हम लोग ग्रुप में भी उसका थोड़ा वेबिनार रखेंगे तो उससे बेनिफिट होगा। तो आई विल काउंट इट एज 99.9 लोगों को मालूम नहीं है। इंडिया विक्स जो है ना, ये एक वोलेटिलिटी वाला इंडिकेटर है। उसको इंडिकेटर बोल सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, या ईसीजी रिपोर्ट जैसा होता है वैसा आप बोल सकते हैं। बट ये उल्टा होता है। जब वोलेटिलिटी आने वाली होती है, ये उसका इंटीमेशन आपको पहले ही दे देता है। अब ये कैसे देता है, इसका लाइव एग्जाम्पल के लिए ये चार्ट यहाँ पे सामने रखा है। अब इसको मैं मूव करता हूँ 1 मंथ में। ठीक है, इसको 6 मंथ में दे देता हूँ, चलो, फॉर मोर क्लियरिटी। अब आप देखोगे ये लाइफ में इस टाइम पर, हाँ मैं बोल दिसंबर एंड में अगर बता दें, सबसे कम वोलेटिलिटी इसने दिखाई थी 1 जनवरी को। और ये जब भी कम होता है तो ये दो चीज़ें बताता है, या तो कुछ बड़ा होने वाला है, इसको इसको पहले से इंटीमेशन होती है। इसीलिए स्मार्ट मनी अपने पोजीशंस को लिक्विडेट करके, या उसको एक लेवल पे होल्ड करते हैं, जिससे वोलेटिलिटी जो है बिल्कुल डाउन हो जाती है। और वोलेटिलिटी डाउन हो जाना ये एक खतरे की घंटी का एक साइन होता है। ये जो ट्रंप का जो झगड़ा, या जो ग्रीनलैंड, ये वो जो सब था, ये सब उसके पहले की खामोशी थी। और आप मेरा पोस्ट देखोगे, इंडिया विक्स मैंने कब डाला हुआ है, तो उसके बाद से वोलेटिलिटी कहाँ से कहाँ है। अब देखो, ये 1 जनवरी को है, आज है हम लोग 28 पे, तो 28 को छोड़ो, 23 या हाँ 23 दिन में ये 9 से 14 चली गई। और ये परसेंटेज है, तो इसको आप इतना लाइटली नहीं ले सकते। नंबर से इसको आप इतना लाइटली नहीं ले सकते, ये काफ़ी बड़ा मूव है। और ये सेम चीज़ कोविड के पहले भी आई थी। आपको मैं देखा था, कोविड का टाइम किसको याद है? ये कुछ इस टाइम में था, जुलाई के आसपास, मार्च में हमारे इधर लॉकडाउन लग गया था, राइट?
ये वाला जो जोन था अब तक का सबसे लोवेस्ट जो था वो 1057 या 10.5 आसपास वाला था। इस टाइम ये सबसे ज्यादा नीचे आया था और ये हम में से किसी भी को आइडिया नहीं था। तो ये एक अलर्ट होता है कि यहाँ पे आपको या तो पोजीशन एंटर करने के लिए फंड्स रखने होते हैं या तो जो एंटर किया है उसमें से एग्जिट करने की तैयारी रखनी होती है। अब आप बोलेंगे कि ये इंडिया विक्स को मैंने इस टाइम में ही क्यों बोला, अभी अपना ग्रुप के वेबिनार तीन तीन चार साल से चल रहा है तब क्यों नहीं बताया। हर इंसान की एक लेवल पे जाने के बाद, एक मैच्योरिटी आने के बाद उसको अगला स्टेप दिया जाता है। शुरुआत में ही अगर सारे स्टेप दे दोगे तो कुछ समझेगा नहीं और फिर वो इंडिकेटर और मूविंग एवरेजेस की तरफ वो मुड़ जाएगा और जो ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उससे वो दूर हो जाता है। इसीलिए हर चीज़ अभी भी आने वाले भी बहुत सेशंस में मैं अलग अलग चीज़ों को सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। और ये पूरा इसके लिए है कि इन्वेस्टर अवेयरनेस है, ये बहुत कम लोगों को बताया जाता है क्योंकि बहुत कम लोग इसके ऊपर ध्यान भी देते नहीं है। इसकी वजह से इसको हम अभी बता रहे हैं। तो इंडिया विक्स ये क्या होता है, ये वॉलेटिलिटी इंडिकेटर होता है। इसकी वजह से आपको इंटीमेशन मिल जाती है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा इन टर्म्स ऑफ ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। रिमेंबर ये वॉलेटिलिटी है, ये हाई या लो नहीं बताता, ये बताता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब मार्केट जब गिरेगा तभी ये ऊपर बढ़ता है। जैसे आप अगर देखोगे निफ्टी जब गिर रहा था तब ये सबसे लो पे था, टॉप पे था तब ये सबसे लो पे था। अब जब निफ्टी सबसे नीचे जाके ऊपर आया तब ये वोलेटाइल इंडेक्स अब इंडिया विक्स अब नीचे आ रहा है। तो जितना निफ्टी ऊपर स्मूथली जाएगा तो ये इंडिकेटर नीचे आता जाएगा। और जब वो ऊपर नीचे होगा, बजट रैली आएगी, ये होगा वो होगा, तो ये वोलेटिलिटी और ऊंची होगी और ये उस चीज़ का इंटीमेशन देता है। तो जब भी आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है कई लाखों में, तो आपको इंडिया विक्स को एक आंख से देखना जरूरी होता है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते एज एन इन्वेस्टर। छोटा मोटा है 2-5 लाख का है तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ खास ऊपर नीचे नहीं होगी। पर जब उससे बढ़ जाता है तब आपको इंडिया विक्स पे ध्यान देना जरूरी होता है क्योंकि ये चीज़ आपको काफ़ी पहले ही अलर्ट कर देगी। आप कोई भी न्यूज़ खोल के देखो, 1 जनवरी को कोई भी ट्रंप का और ग्रीनलैंड का कोई न्यूज़ नहीं था। उसके बाद और इसीलिए ये यहाँ से यहाँ तक स्टेबल हो गया था, उसके बाद ये शुरू हो गया। और यहाँ पे मैंने इत्तला दे दी थी कि इंडिया विक्स किसको किसको पता है, बिकॉज इट वॉज क्लियर कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और वेबिनार का डे भी उसके लिए फाइनल किया था सेकंड, जो आपको इसके डेट में भी दिखेगा। तो ये होता है बेसिकली इंडिया विक्स का इम्पोर्टेंस, और इसको देखना और इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहना ये हर इन्वेस्टर की ज़रूरी नज़रिया है। अब इसमें क्या होता है, जब भी लो वोलेटिलिटी होती है इसका मेजर्स के भी ये कंपोनेंट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट फाइनल। अभी आपने देखा कि 13 पॉइंट कुछ या 14 पॉइंट कुछ हुआ है, तो ये लो वोलेटिलिटी दिखा रहा है, मतलब अभी तक जो है वो बहुत बड़ा लेवल का मूवमेंट अभी तक भी नहीं आया है। जो सबसे हॉरिबल मूव होगा जो कोविड में आपको दिखने मिले रहे, ये 15 के ऊपर ये इसको काउंट किया जाता है। बट ये चेंज होते रहता है, इसको फिक्स पकड़ के नहीं पकड़ सकते। जब कोविड का टाइम था तब ये गया था 25 के आसपास। और जब भी इस लेवल को जाता है उस टाइम पर आपको पोर्टफोलियो खाली करना बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये इतना ड्रास्टिक मूव देता है कि जिससे काफ़ी शेकआउट हो के आपको कब बाहर निकलना है पता भी नहीं चलेगा। ऐसे मूव्स ये देता है। ये जो है मैं ये चीज़ें इंडिया विक्स बेसिकली ये बताता है। हमारा नोटबंदी कब हुई थी, नवंबर में, राइट? तब का भी हम लोग इसमें देख सकते हैं 13-14। ये उसमें भी आप अगर इसको चेक करके देखोगे तो आपको इंडिया विक्स में वो डिफरेंसेस या वो व्यू नज़र आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड्स है जो बेसिक इसको काउंट किया जाता है, जिसको टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहता है। बट अभी इसको बेसिक इस पे भी आप लेके जा सकते हो तो काउंट कर सकते हो। अबाउट 35 जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत जब कुछ बहुत बड़ा ये होता है तब ये 35-50 के ऊपर जाता है। बट बेसिकली यहाँ पे सब बड़े इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं। बट इस टाइम तक भी आपको आने का टाइम नहीं मिलता, आप तब तक निकल जा चुके रहते हैं। तो बहुत इस पर आपको ऑलरेडी पोर्टफोलियो डेंट आ चुका रहता है। और ये जब आएगा ना, ये अभी भी एडवांटेज ये है कि बजट से पहले आप इंडिया विक्स को काउंट कीजिए, उस दिन इंट्राडे इंडिया विक्स भी आप देखिए। वो जो मूव आप देखेगा तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा था और क्यों इंडिया विक्स देखना जरूरी है, ये आपको आइडिया आ जाएगा। ये इसका ओवरऑल इंफॉर्मेशन था। और ये बेसिक यूज़ था जो हमने आज बताया कि हमने पहले की स्ट्रेटजी को रिफ्रेश किया, फिर हमने ईटीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन ली और इंडिया विक्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन बताई और इसका इम्पोर्टेंस और इस पर क्यों ध्यान देना है और कब जाके क्या इस पे इवेंट चेक करने हैं, ये आपको एक होमवर्क की तरह लेना है। और इस बात पे आपको आने वाले टाइम में ध्यान रखना है। आप किसी और को बताएंगे तो आप बंदा समझ भी नहीं पाएगा कि क्या बोल रहा है। बट हाँ, ये इंडिया विक्स का उस दिन का डे था जो सबसे लोएस्ट जो काउंट किया गया था 5 साल में, ये 2 जनवरी को था। तो इंडिया विक्स नॉर्मली आपके वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। तो आपके वॉच लिस्ट में 2 कंपोनेंट आ गए हैं। जो कंपोनेंट है, एक जो शरिया बी और इंडिया विक्स। इस चीज़ में ये दिखा रहा है, ये एफ आई डी आई एक्टिविटी है। इसको मैं
लूँ या नहीं लूँ? हाँ ठीक है, चलो ले लेता हूँ। बेसिकली क्या है, यहाँ पे एफआईआईस का जो सेलिंग है या एफआईआई का जो इन्वॉल्वमेंट है, वो बहुत कम हो चुका था इस दिन पर। यही वो बता रहा था कि इंडिया वीक्स को वो कैसे क्या कहते हैं उसे, रिएक्ट करते हैं, और ये रिएक्शन कैसे इंडिया विक्स कैप्चर करता है ये आपको दिखेगा कि देखो यहाँ पे एफ आई का सबसे एफ आई डी आई दोनों का एक्टिविटी काफ़ी लेवल पे कम था, और ओवरऑल ही जब वो इंडिया विक्स नीचे गिरते जा रहा था तो उनका ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट निगेटिव में ही था। अब मैक्सिमम बड़ा पिक्चर देखोगे तो पूरा महीना इन्होंने जब निगेटिव में थे तभी वो इंडिया विक्स सेटल टू डाउन हो रहा था, क्योंकि इन लोगों को कुछ तो ओवरऑल आइडिया या इंपॉर्टेंस या इन एडवांस इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ होने वाला है, इसीलिए ये लोग निगेटिव में थे, और बाद में ये लोग उसमें इंप्रूव करके अपना पोजीशन बढ़ाए थे। तो जो इसका की टेक अवे है कि वोलेटिलिटी बेसिकली कैप्चर करता है, ये हाई और लो कैप्चर नहीं करता, ये वोलेटिलिटी देता है। वोलेटिलिटी मतलब कितना, कि सपोज आप एक रोड पे निकल गए तो कितना ट्रैफिक है इस टाइम पे, जैसे आप स्पेशली पुणे के हो तो हिंजवड़ी में है तो 9 से 10:30 बजे तक क्या ट्रैफिक रहता है ये आपको पता रहता है, तो वो जाम या कभी कभी खाली बिल्कुल मिल जाता है, तो ये सारा वोलेटिलिटी उसको काउंट करने में हेल्प करता है। ईटीएफ जो मोस्ट ऑफ द पब्लिक को पता भी नहीं होता, बट हमारे लिए ही वो ईटीएफ बनाया है, तो उसका भी अवेयरनेस आज के वेबिनार में से हुआ है, और ओवरऑल जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो यहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अब जो आपके क्वेश्चन है उसको हम शुरू करते हैं वन बाय वन।